फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66 बीपीएससी यात्रा कैप्सूल 1 की सफलता के बाद हम आज बीपीएससी यात्रा कैप्सूल 2 लेकर उपस्थित हैं। आज के हम इस वीडियो में बिहार की ज्योग्राफी यानी कि बिहार की नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, खनिज, उद्योग, इसके साथ ही साथ मिसलेनियस के रूप में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, जितनी समितियाँ बनी हैं, इसके बाद जितने भी बड़े बड़े मिसलेनियस मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पुरस्कारों की श्रेणी में सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसे ही देख लेते हैं। भारत रत्न इस बार 2020 में किसी को नहीं दिया गया था। कुल पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में 141 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें पद्म विभूषण से 7 लोगों को पुरस्कृत किया गया। बाकी नाम आपको याद नहीं रखने हैं। जो एक दो टॉप या पॉपुलर नेम हो उसे आप याद कर सकते हैं पद्म विभूषण और पद्मश्री में। बाकी जो आपको नाम याद रखने हैं, पद्म विभूषण के याद रखने हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, 3 पॉलिटिशियन हैं जो एनडीए से संबंधित है। इसका नाम आप अलग कर लें। एक एमसी मैरी कॉम हो गई बॉक्सिंग से, इन्हें भी साइड कर लें। एक हो गए छन्नूलाल मिश्रा यानी मिश्रा जी को आप रख लें। अनिरुद्ध जगन्नाथ और विश्वेश्वर तीर्थारू, यानी कि ये 7 नाम हैं। 3 तो आपको याद हो गए, पॉलिटिकल हो गए, एक स्पोर्ट्स से एक छन्नूलाल हो गए और एक अंतर्राष्ट्रीय हो गए अनिरुद्ध जगन्नाथ, और 7वें हो गए विश्वेश्वर तीर्थारू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष, जो भी इस तरीके के पुरस्कार पूछे वर्ष एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी कई बार कर चुका है कि पुराने पुरस्कार पूछ लेता है और आप गलत मारकर चले आते हैं। 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 55 नंबर का था, अक्कीधम नंबुद्रु को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। 18 का अमिताभ घोष को दिया गया था। व्यास सम्मान 2019 का नासिरा शर्मा को दिया गया है कागज के नाव के लिए। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही। इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018, क्योंकि उसके पास दिया ही नहीं गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर एदाम सिंह भाटी। भाटी को क्या मिला है? भाटी भी पंजाबी थे लेकिन बिहारी हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एबल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, हिलेल फुरस्टेनबर्ग और गैगरी मार्गुलिस। इतना जरूर याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में जो सवाल दिन भर बनाते रहता है ना, उसका दिमाग हिल जाता है। तो हिलेल फुरस्टेनबर्ग और गैगरी को यह पुरस्कार दिया गया था 2020 का। एसोसिएट लर्निंग से ना चीज़ें आपको एग्जाम तक याद रह जाएंगी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 आर रामानुजम को मिला है, और 2019 का सर डेविड एडनबरो को मिला था। रामानुजम तो आपको याद रह जाएगा कि रामानुजम को भी इंदिरा गांधी के शरण में आना ही पड़ा था शांति के लिए। इसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2018 श्री ससाकावा को मिला था। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 गोपाल कृष्ण गांधी, गांधी जी के जो परपोते हैं, उन्हें दिया गया था यह पुरस्कार। इसके बाद मान बुकर पुरस्कार 2019 मार्गरेट एडवुड को दिया गया है, और बुकर पुरस्कार 2020 डकवर्थ स्टुअर्ट को दिया गया है। 20 याद रखिएगा, डकवर्थ स्टुअर्ट को दिया गया है बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2 होते हैं, एक मान बुकर और एक इंटरनेशनल बुकर। वो लुकास रिजन ने वेल्ट को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 सादत रहमान। जेसीबी पुरस्कार 2019 एस हरेस को मिला है। इसके बाद जेसी डैनियल पुरस्कार हरिहरन को मिला है। एकलव्य पुरस्कार केएल राहुल को दिया गया है। बहुत सारे पुरस्कार हैं, इसलिए आराम से याद कीजिए। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 लॉकडाउन को दिया गया है, इसमें क्या ही कहने हैं। साखारोवा पुरस्कार 2020 बेलारूसी आंदोलन को दिया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 विकास खन्ना को मिला है। विकास खन्ना ने गेम चेंज कर दिया पूरा, ठीक है ना, याद रखिएगा। पेन पिंटर पुरस्कार 2020 लिंटन क्वेसी को दिया गया है। ग्लोबल
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सचिन अवस्थी को दिया गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 एनएस धर्मशक्तु को दिया गया है। गांधी जी जहाँ रहेंगे ना वहाँ धर्म की बात जरूर होगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। विश्व खाद्य पुरस्कार वैज्ञानिक रतन लाल को दिया गया, ठीक है। रतन लाल ऐसे भी खाने पीने में क्या हैं, बहुत माहिर व्यक्ति हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कॉलिंस को दिया गया है अमेरिका के। और जावेद अख्तर साहब का तो नाम आप सुनते ही रहते हैं, हमेशा विवादों में रहता है। इनको मिला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020। पुरस्कार को ना एक बार धीरे धीरे याद रखिए, क्योंकि पुरस्कार काफ़ी जल्दी दिमाग से उतर जाता है, खासकर जो अल्टर तरह के पुरस्कार होते हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को, और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2020 वी परवीन राव को मिला है। इसके बाद पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जोकर फेम जोकिन फोनिक्स को मिला है, ठीक है। बीसीसीआई पॉली उमीगर पुरस्कार जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा इनका नाम। टाइम्स पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रेटा थनबर्ग, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में इसने बच्ची ने काफ़ी काम किया है, स्वीडन की रहने वाली है, इसका नाम काफ़ी चर्चा में भी रहा है। 2020 का अभी तक टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जो इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनका नाम है, और भी लोग हैं। इसके बाद फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेल और फीमेल, तो लियोनेल मेसी को मिला था मेल वर्ग में, और फीमेल में मिला था मेगन रैपिनो को। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 5 लोगों को दिया गया है एक बार में, याद कर लीजिएगा। रोहित शर्मा क्रिकेट, विनेश फोगाट रेसलिंग, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल फुटबॉल, और मरियप्पन थंगावेलु, इनको मिला था किसके लिए, हाई जंप के लिए। अब मैंने इस वीडियो में किया गया है कि लगातार केवल फैक्ट्स के अलावा एक करंट से जोड़ा है, फिर ज्योग्राफी से, ताकि आप बोर ना हो जाएं। अब हम बिहार की नदियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से की नदियों को देख लेते हैं, यानी जो नेपाल साइड की नदियां हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अभी केवल नाम याद कीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से निकलती हैं, बेसिन कैसे कैसे इनका बनता है। इसके बाद इस साइड से हम देखें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ठीक है। अब गंगा नदी जो है लगभग बिहार को 2 हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा नदी बक्सर के चौसा से इंटर करती है और बेसिकली किन 2 जिलों के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो सारण और भोजपुर, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर का कार्य करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि निकलती कौन नदी कहाँ से है। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, आप सबको पता है। घाघरा नामफा से निकलती है। गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अन्नपूर्णा से निकलती है। और जो आपकी बागमती है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। और महानंदा नदी निकलती है महाभारत श्रेणी से, और मिलती कहाँ पे है, तो कटिहार के पास मनिहारी में गंगा में मिलती है। इस तरीके की नदियों को आप देखें तो सोन नदी आपको पता होगा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद पुनपुन नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। फल्गु भी छोटा नागपुर की पहाड़ से निकलती है। क्यूल नदी गिरिडीह जिला से निकलती है। तो इन नदियों को आप कम से कम क्रमवार तरीके से बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। जहाँ तक गंगा नदी की बिहार में लंबाई की बात है तो 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 12 जिलों में यह बहता है। और जहाँ तक बात है तो एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो गंगा सेतु पुल है वो NH 19 का हिस्सा है। कभी पूछ ले कि किस NH पे गंगा सेतु पुल पड़ता है या किसका हिस्सा है, तो NH 19 का हिस्सा है। अब हम आपको जो नदियां हैं उनके बेसिन को दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखें इस मैप में आपको बिहार की बेसिन मिलेंगे, ठीक है।
पुनपुन बेसिन, सोन बेसिन, कर्मनाशा बेसिन, गंडक बेसिन, बागमती बेसिन, कमला बलान बेसिन, कोसी बेसिन और महानंदा बेसिन। तो इस चीज़ को आप एक बार मैप, अपनी इस मैप को दिमाग में सेट कर लें। क्यूल बेसिन, अगर इस मैप को आप सेट करेंगे ना तो कभी पूछेगा आपसे कि कौन सा जिला किस बेसिन में आता है, कौन से जिले से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, इसको भी एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी। मैप के जरिए देख ही रहे हैं तो एक चीज़ और यहीं पे देख लेते हैं कि बिहार को कितने कृषि जोन में डिवाइड किया गया है। तो देखिए बिहार को बेसिकली 3 कृषि जोन में डिवाइड किया गया है और तीसरे को ही 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अब देखिए जो पहला हिस्सा है उसको एग्रो क्लाइमेट जोन 1 कहते हैं, उसमें आपका ए वाला हिस्सा आता है। कौन सा? तो आपका ये हिस्सा आता है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण में किसे बेतिया कहते हैं और किसे मोतिहारी कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके बाद शिवहर जो है वो ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये पूरा एरिया किसका है? एग्रो क्लाइमेट जोन 1 का है। दूसरा हिस्सा है आपका किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा और खगौल का। तीसरे हिस्से में दक्षिण बिहार की पूरी चीज़ आ जाती है, जिसको कि हम 2 चीज़ में सब डिवीजन करते हैं, एग्रो जोन 3A और B में। तो एक इसमें हिस्सा आ जाता है रोहतास, औरंगाबाद, गया का, और दूसरा जो हिस्सा आता है वो मुंगेर, भागलपुर और बांका का आता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपको पता होगा तराई का क्षेत्र है। ये बीच का क्षेत्र ताल का क्षेत्र है। इधर केवल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इधर, और इधर खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, और इधर आपका सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सोमेश्वर किला इसका सर्वोच्च पहाड़ी है। तो इस चीज़ को आप एक बार अपने दिमाग में एडजस्ट कर लें। सबसे ज़्यादा घने वन मैं पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। सबसे अधिक वन कैमूर भभुआ में पाया जाता है ओवरऑल रूप में, और वन बिल्कुल ही कहाँ नहीं पाया जाता है तो जहानाबाद में। ठीक है, अब देखिए इस मैप में आप बिहार के जो 9 प्रमंडल है ना, उस प्रमंडल को अलग अलग कलर्स में देख सकते हैं। ये आपका सारण प्रमंडल है, इसके बाद तिरहुत, दरभंगा, कोसी, अब ये कोसी है, इसके बाद पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, और ये आपका हो गया मगध। ये वाली रेंज होगी आपकी पूरी पटना, और ये वाला रेंज हो गया आपका दरभंगा। ठीक है, तो 9 प्रमंडल हैं। बाकी बिहार में अनुमंडल कितने हैं, गांव कितने हैं, इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब थोड़ा बॉर्डर वाला हिस्सा देख लेते हैं। एक प्रश्न मैप से लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 7 जिले लगते हैं नेपाल से। 7 का नाम आप याद कर लीजिए, एकदम सीरियल से, एकदम सिंपल है। वेस्ट चंपारण मतलब बेतिया, ईस्ट चंपारण मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। कौन 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 से है? तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर और बक्सर। एक चीज़ याद रखिएगा कि SS और BB, ठीक है, इसी सेम क्रम में आते हैं। इसके बाद कैमूर और रोहतास। रोहतास बहुत हल्का सा लगता है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं झारखंड से। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का थोड़ा सा हिस्सा, यानी इधर भी कितने जिले हो गए? 8। किसी भी फैक्ट पे अगर आपको आपत्ति हो ना, या कोई भी फैक्ट गलत बोला जाए या स्लिप ऑफ टंग हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसे मेंशन कीजिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल से अगर हम देखें तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र भी कौन सा है? किशनगंज है। सबसे अधिक ठंड वाला प्रदेश कौन सा है? गया है। इसके बाद एक फैक्ट और यहाँ आप याद कर लेंगे, क्योंकि बिहार में टोटल जिले कितने हैं? 38। अगर हम लैंड लॉक जिलों की बात करें, यानी ऐसा जिला जिसकी की सीमा किसी दूसरे देश से नहीं, मतलब दूसरे राज्य से नहीं लगती, वैसे जिले कितने हैं? तो वैसे जिलों की
की संख्या है 16 और बाकी जिले कितने हैं 22, टोटल हो गए 38। देखिए कुछ खनिज देख लेते हैं, उनके जिले देख लेते हैं। अब पायराइट्स, अमझोर का पायराइट्स का फैक्ट्री काफ़ी फेमस था जो कि बहुत दिनों से बंद है। तो ये किस जिले में है, रोहतास में है। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर, चूना पत्थर पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। अबरख नवादा और गया। सोना के लिए फेमस है जमुई। बॉक्साइट के लिए मुंगेर, खासकर वहाँ के जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर एक पश्चिम बंगाल में भी है लेकिन याद रखिएगा यहाँ दूसरा खड़गपुर की बात हो रही है, जो मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। क्वार्ट्ज मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर। सोरा बेगूसराय, सारण, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर। यूरेनियम गया। खनिज तेल मुंगेर और रोहतास। डोलामाइट और गंधक एंड सल्फर कहाँ पे, रोहतास। इसका उपयोग क्या है ये भी बगल में लिखा हुआ है लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप खनिज और उसके जिला याद रखिएगा। अब अवस्थिति क्या है बिहार की, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ, अगर हम मिडिल से बात करें भूमध्य रेखा से, तो उसके किस साइड में है, नॉर्थ में है और ईस्ट में है। इसके बाद अगर आप लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे बात करें तो पूरा आप मिनट में याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा 24-27 लैटिट्यूड का, और लॉन्गिट्यूड का याद रखिएगा 83-87। ठीक है, कोड के रूप में याद रखिएगा 24-27 और 87 नहीं 83-88। बाकी जनसंख्या के संबंधित मैं आपके आंकड़े करा चुका हूँ, तो उस आंकड़े को आप एक बार रिवाइज करते रहेंगे। कुछ प्रश्न भी मैं कभी कभी पूछता रहूँगा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, उर्वरक उद्योग बरौनी, बंदूक कारखाना के लिए फेमस है मुंगेर, याद रखिएगा। सिगरेट कारखाना मुंगेर, जूट उद्योग के लिए कटिहार, सीमेंट के लिए डालमियानगर जो कि बंद हो चुका है बहुत दिन से, पटाखा उद्योग पटना, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना के पास में, याद रखिएगा। रेशम उद्योग के लिए भागलपुर फेमस है। भागलपुर से एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि भागलपुर में जो मंजूषा पेंटिंग है ना, वो भागलपुर क्षेत्र का है, जिसे जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है। साथ ही साथ डॉल्फिन के लिए काफ़ी फेमस है, गंगे डॉल्फिन के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि डॉल्फिन का जो रिसर्च सेंटर है वो भागलपुर में ना होकर पटना में स्थित है। इसके बाद प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर, सूती वस्त्र उद्योग गया एवं फुलवारी शरीफ, कागज उद्योग समस्तीपुर और दरभंगा, चमड़ा मोकामा, खनन उद्योग औरंगाबाद, सिंदूर उद्योग लखीसराय एवं डेयरी उद्योग पटना। अब हम फिर आते हैं करंट पे, और करंट में हम देख लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 पर। इससे बार बार कहा जा रहा था सर इसके बारे में बना दीजिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता किसने की, के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। भारत में अगर शिक्षा नीति की इतिहास की बात करें तो 1968 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली शिक्षा नीति आई थी, कोठारी आयोग ने इसका सुझाव दिया था। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जिस पर से जो अब तक चला आ रहा था 10+2+3 वाली मॉडल। इसके बाद इस बार तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020 में। इसके मेन रिकमेंडेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो याद रखिएगा पहली शिक्षा नीति कब आई थी 68 में, दूसरी कब आई 86 में और तीसरी कब आई 2020 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, 10+2+3 के जगह पे 5+3+3+4। ठीक है, 5334 वाली कोड याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद 9वीं क्लास से ही क्या है, ऑप्शन दे दिया गया आपको कि विषय चुन सकते हैं। शिक्षण के माध्यम के रूप में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा राज्यों से अनुरोध किया गया है। 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष होगी। एमफिल को क्या किया है, समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति में जीडीपी पे 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे कि कितना जीडीपी का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा है, 6%। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक
स्कूली शिक्षा में 100% तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर इन सब के जगह पे क्या करने का लक्ष्य रखा गया है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश। इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम अयोध्या संबंधित जो जजमेंट है उसे देख लेते हैं। तो ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ का जजमेंट था। आपको कमेंट सेक्शन में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएं कि इस 5 पीठ में 5 जज कौन थे, क्योंकि अभी बिहार जुडिशरी में जो परीक्षा हुआ था उसमें बेंच पूछ लिया गया था। यहीं पे एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर कोपाशनरी अधिकार देने की जो जजमेंट आई थी उसमें जस्टिस वो बेंच कौन सी थी? जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नजीर की बेंच थी। आप इस बेंच को बताएं, 5 जज के नाम बताइएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस तो आपको पहले से ही पता है कि उसमें शामिल थे। उसमें चीफ जस्टिस कौन थे? तो अभी जो राज्यसभा के सदस्य बनाया गया है जिनको, जस्टिस रंजन गोगोई। कितनी ज़मीन दी गई है? 2.77 एकड़। मुस्लिम यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर में मस्जिद बनाने के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? 5 एकड़। इसमें जो मुख्य महंत हैं जिनको ट्रस्ट बनाया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन है? गोपाल दास। इसके बाद जो वहाँ मंदिर बन रही है उसके मेन आर्किटेक्ट कौन है? तो सोमपुरा एक फैमिली है, उस फैमिली के 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो कोई एक लोग नहीं है, सोमपुरा फैमिली अगर आए प्रश्न तो अब इसका जवाब होगा सोमपुरा फैमिली। ये भारत सरकार की कुछ टारगेट की लिस्ट है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन या कार लक्ष्य कब रखा गया है? तो 2030 तक। इसके बाद भारत में से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 तक। प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य 2025 तक। टीबी मुक्त भारत 2025। मलेरिया मुक्त कब? 2030। और टीबी मुक्त 2025। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 वित्तीय वर्ष के रूप में याद रखिएगा इसे। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने के लिए लक्ष्य 2025। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। संसद भवन की नई बिल्डिंग को पूरा होने का लक्ष्य 2022। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक। परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। इसके बाद देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। कुछ प्रमुख समितियां एवं उसके नाम देख लेते हैं उसके अध्यक्ष के। तो नई हज नीति 2018-22 के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे अफजल अमानुल्लाह। इसके बाद कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के तो इसके लिए अध्यक्ष थे AK बजाज। मूल स्टेबलाइजेशन फंड बनी थी प्याज की खरीद से संबंधित। इसके अध्यक्ष थे अविनाश श्रीवास्तव। जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के दर्जा देने के लिए जो मांग चल रही है उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज कुरियन। YH मारेगांव समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी की निगरानी हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों की निजी क्षेत्रों में देने हेतु। आपने देखा होगा कि अभी हाल में कई तरह की निजी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जैसे तेजस हो गई। ढींगरा समिति 1984 दंगों के जुड़े मामलों की जांच के लिए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं शिव नारायण ढींगरा। CK मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु एक समिति पूछने का ट्रेंड रहा है, इसलिए आप समिति को आराम से याद कर लें। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों को परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुकुंद कम शर्मा। डॉक्टर BS चौहान समिति, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको बता चुका हूँ अभी पूरी शिक्षा नीति में। इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन को इसकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 2 और महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। उमेश सिन्हा समिति चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून में पुनर्निरीक्षण हेतु। इसके बाद गौतम रे समिति GST को सरल बनाने हेतु। सुरेश माथुर समिति सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु।
इसके बाद किरण रिजिजू की समिति बनी है 2020 एवं 2024 को ओलंपिक खेलों की तैयारियां हेतु। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 2024 और 2028 का ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है। समितियों की बात हो रही तो कुछ पुरानी समितियों को एक बार यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। के संस्थानम समिति सीबीआई से संबंधित थी, राजा चलैया समिति कर सुधार से, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला, केलकर समिति कर सुधार, हनुमंतराव समिति उर्वरक, हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड, लिमराहन आयोग बाबरी मस्जिद, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, नानावटी आयोग गोधरा कांड, जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, मंडल आयोग पिछड़ी जाति की सीटों को लेकर, और कोठारी आयोग शैक्षिक सुधार को लेकर। महोत्सव सम्मेलन ये सब देख लेते हैं। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश में हुआ था। एक बार याद रखिएगा, क्योंकि त्योहारों से चापचर कूट त्यौहार पूछ लिया था इस बार जुडिशियरी में कि किस राज्य से है, तो मिजोरम से था। तो लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इम्फाल मणिपुर में लगा था। इसके बाद नारंगी संतरा ऑरेंज जो भी कह लो, वो त्यौहार कहाँ, महोत्सव कहाँ का था, मणिपुर का। तो नारंगी से नागपुर पे मत चले जाइएगा, क्योंकि नागपुर नारंगी के लिए फेमस है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में। हार्नबिल उत्सव हर साल नागालैंड में मनाया जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश का भी त्यौहार है। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता। चापचर कूट त्यौहार अभी बताया, मिजोरम। बाली यात्रा या राजा परवा त्यौहार उड़ीसा। संगम उत्सव या गौर भवानी उत्सव, या किसको खीर भवानी भी कहीं कहीं लिखता है, तो जम्मू कश्मीर। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नई दिल्ली। आदि महोत्सव लेह लद्दाख। काला घोड़ा या गुड़ी पड़वा मुंबई महाराष्ट्र। फ्लेमिंगो का त्यौहार आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट के लिए आपको पता होना चाहिए, राजस्थान फेमस है, विशेषकर बीकानेर। इसके बाद अम्पू चाची मेला या कांति बिहू त्यौहार, बिहू कहाँ पे है, आसाम में। करावली उत्सव या कंबाला कर्नाटक। थुम्बी महोत्सव, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल। इसके बाद वैश्विक रसद सम्मेलन नई दिल्ली। धर्म सम्मेलन राजगीर में संपन्न हुआ था। बत्थू कम्मा उत्सव तेलंगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जतारा उत्सव भी बोलता है। निर्मल जल महोत्सव कहाँ पे, त्रिपुरा में। 7वां मालाबार नदी महोत्सव कोझिकोड केरल। इंडियन ड्रोन महोत्सव देहरादून। नमस्ते थाईलैंड नई दिल्ली। उल्लू महोत्सव पुणे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लुम्बिनी नेपाल। इसके बाद विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग में हुआ था। प्रथम आदिवासी दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। बिस्केट जत्रा नेपाल। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। वैश्विक मलेरिया शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था। इसके बाद लोसांग या सागा त्यौहार सिक्किम में। सूरज कुंड मेला हमेशा हरियाणा में होता है। कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक में। और मकई उत्सव या नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में। अब प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो सिम्बैक्स 2020 भारत सिंगापुर कहाँ हुआ था, अंडमान सागर में, नौसेना का है। सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड, ये भी अंडमान सागर में, नौसेना का है। इसके बाद द्रुज हब्बा रूस पाकिस्तान, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वाड के जो देश हैं, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर में, नौसेना का। इसके बाद स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका। त्रिकोमाली तट श्रीलंका में हुआ था, नौसेना का है। बोंगो सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस से बोंगो और बस से बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में, नौसेना का। इसके बाद जिम्मेक्स भारत और जापान, उत्तरी अरब सागर में, नौसेना। इंदिरा नेवी भारत और रूस। इसके बाद एक इंद्रधनुष आएगा, वो भारत और इंग्लैंड, याद रखिएगा, इंदिरा नेवी भारत और रूस, और इंद्रधनुष भारत और इंग्लैंड। काउकाज बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। इसके बाद पासेक्स 2020 भारत और अमेरिका। अजया वॉरियर्स भारत इंग्लैंड, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था। सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान। संप्रति भारत और बांग्लादेश। इंद्राभ्यास भारत और रूस। सूर्य किरण भारत और नेपाल, हैंड इन हैंड, तो आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, भारत और चाइना। थल सेना का है मेघालय के।
उमरोई में हुआ था। इसके बाद जायर अल बहर भारत और कतर, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, शक्ति 2019 भारत और फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत और नेपाल, और सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान। याद रखिएगा, गार्जियन से कंफ्यूज मत होइएगा। सी गार्जियन पाकिस्तान और चाइना, और धर्म गार्जियन भारत और जापान, शिन्यू मैत्री भारत जापान, वेरिन भारत और मालदीव, ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, स्मेलिंग फोल्ड तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, काजिंद भारत और पाकिस्तान, अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड, कारपैट भारत और थाईलैंड, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, और शाहीन चीन और पाकिस्तान। आप चीन पाकिस्तान का मत याद रखें, लेकिन जो भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास है और नौसेना के हैं, थल सेना के हैं, इसे आप जरूर याद कर लें। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं की प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसे आप याद कर लेंगे। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के जज बनी है, पहली महिला वकील हैं। इसके बाद सेना की जज बनी है ज्योति शर्मा। भावना कंठ बिहार की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली फाली महिला फाइटर पायलट बनी है। कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, वैसे भी ये जो गवर्नमेंट है उसको नाम चेंज करने का तो महारत हासिल है, तो आपको याद करना पड़ेगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। बोगीबिल पुल जो है उसका नाम अटल सेतु कर दिया गया है। रायपुर नगर को अटल नगर, रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल पथ, अगरतला हवाई अड्डे को महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। इसके बाद कांडला बंदरगाह को जरदियाल बंदरगाह। पिछली बार आपसे गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया गया था, जो कि देखने में काफ़ी सिंपल सवाल लगता है, लेकिन वो भी कुछ बच्चों का गलत हो गया था। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि अभी लेटेस्ट जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं उसकी एक सूची आप सरसरी निगाह से देख लेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश प्रेमा खांडू, आंध्र प्रदेश जगमोहन रेड्डी के बेटे वाईएस जगमोहन रेड्डी वाईएस के बेटे हैं। आसाम के सोनोवाल, बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, गोवा के प्रमोद सावंत, गुजरात के आर रूपानी, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, छत्तीसगढ़ के हेमंत सोरेन, वाईएस येदियुरप्पा, कर्नाटका के केरल के विजयन, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह, महाराष्ट्र के उदय ठाकरे, एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मेघालय के सी के संगमा, मिजोरम के थंगा, नागालैंड के निफुरियो, उड़ीसा के नवीन पटनायक को मैंने एक बताया था कि कोविड-19 के लिए जानवरों की देखभाल करने के लिए एक अवार्ड दिया गया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उस अवार्ड का आप नाम बताइएगा, कौन सी संस्था ने दिया था। पंजाब के कैबिनेट अमरिंदर सिंह, राजस्थान के अशोक गहलोत, सिक्किम के पीएस गोलय। सिक्किम वाला याद रखिएगा क्योंकि चेंज हुआ है यहाँ पे। पवन चावलिंग यहाँ से बहुत दिन से यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद तमिलनाडु के ई पलानीस्वामी, तेलंगाना के केसी राव, त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव अपने स्टेटमेंट के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के तो आप सभी परिचित होंगे, योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी। हम देख लेते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP25 कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की थी। चूंकि वर्चुअल था तो किस प्लेस पे हुआ था ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप याद रखिएगा अध्यक्षता इसकी किसने की थी? रसिया ने की थी। विषय क्या था? इसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट है कि 13वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो भारत में 2021 में। इसके बाद 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई वियतनाम में हुआ था। इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। 23वां भारत
आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था? भारत के लिए नवाचार, दक्षिण एशिया की मजबूती, दुनिया पर प्रभाव। इसके बाद 19वां एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2019 बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 बाकू अजरबैजान में हुआ था। 45वां G7 सम्मेलन विट्रिज फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा बहुत सारा विश्व का सम्मेलन ना या तो स्थगित कर दिया गया है या तो वर्चुअल मोड में हुआ है। इसके बाद 25वां चोगम यानी राष्ट्रमंडल जो सम्मेलन था उसका लंदन में हुआ। अगला यानी 26वां कहाँ होना था? रवांडा में। और 27वां समोआ 2022 में। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 कोलंबो श्रीलंका। इसके बाद इसके बाद 11वां जो रक्षा डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ लगा था? लखनऊ में। इसके बाद 5वां सांसदों का अध्यक्षीय सम्मेलन ऑस्ट्रिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 35वां खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन भूटान में हुआ था। नमस्ते ट्रम्प 2020 कोविड के कारण काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसका आयोजन मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। रायसीना डायलॉग 2020 नई दिल्ली में। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन अबू धाबी यूएई में हुआ था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। कभी कभी केंद्र की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ना उसके शुरुआत के वर्ष पूछ लेता है, तो हम ब्रीफ में सारी योजनाओं के वर्ष देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2024 अगस्त 2024। मेक इन इंडिया सितंबर 2014। मेक इन इंडिया सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर को जेपी के जन्मदिन पर। मिशन इंद्रधनुष योजना दिसंबर 2014। हृदय योजना पर्यटन से संबंधित है 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, हरियाणा से इसकी शुरुआत होती। मुद्रा योजना अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। अटल पेंशन योजना 2015 मई में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। अमृत योजना 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 2015। स्किल इंडिया मिशन 2015। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना 2015। कम से कम आप सीरियल से ना एक बैठा लेंगे तो आपको ईयर कम से कम एक सेट हो जाएगा। भारत माला परियोजना 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। स्टार्टअप इंडिया 2016। सेतु भारत परियोजना 2016। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सेतु भारतम परियोजना किस चीज़ से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। स्मार्ट सिटी मिशन 2016। सौर सुजला योजना 2016। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016। इसके बाद वयोश्री योजना 2017। उड़ान योजना 2017। वयो वंदना योजना 2017। दरवाजा बंद ये भी स्कीम किससे जुड़ा है आप बताएंगे 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना किससे जुड़ा है इसे भी आप बताएंगे। भारत नेट योजना 2017। वन धन योजना 2018। पीएम आशा योजना 2018। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019। एक प्रश्न आपको मैं पूछता हूं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार विदेशी पर्यटक जितने भी भारत में आए हैं सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस देश से भारत में आए हैं। जल जीवन मिशन योजना 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019। अटल भूजल योजना 2019। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। इसमें बिहार के कितने जिले शामिल हैं इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब हमने किया था तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उस समय छोड़ दिया था हमने, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेलेरो को मिली है, गुजराती फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना। इसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में भारत से किसे मिला है रवीश कुमार को। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे 2019 के लिए। 72वां कान महोत्सव में
बेस्ट फिल्म मिला है पार्नासाइट को। 92nd ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट को मिला है बेस्ट मूवी का। जूनहो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिनिक्स को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेल वेगर को। याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम बेस्ट मूवी आप याद रखिएगा। हेलारो को राष्ट्रीय पुरस्कार में, कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार था, 66 कान महोत्सव में पार्नासाइट को, और 92nd ऑस्कर में पैरासाइट को। 65th फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी मिली थी गली बॉय को, और 73वां बाफ्टा अवार्ड में मिला था 1917 को। उसके बाद 27वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 बेस्ट फिल्म किसे मिला, 1917 को। इसके बाद भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, गोवा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म या स्वर्ण मयूर कहिए तो पार्टिकल्स को मिली। अब भारत में आए विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष या देश प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं। कोरोना काल में तो ऐसे भी 2020 में कम लोग आए हैं, तो ज़्यादातर लोग या तो मार्च से पहले या 2019 में जो आए हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, 2021 का जो गणतंत्र दिवस समारोह होने जा रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, लेकिन हो सकता है कि चूंकि कोरोना का सेकंड वेव आने के कारण उनकी यात्रा कैंसिल हो सकती है, लेकिन आपको नाम याद रखना है। इसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग, गिनी के फोफोना, बांग्लादेश को तो आप पता ही है, चीन का भी आपको पता है। इसके बाद जर्मनी एंजेला मार्केल, ये भी आपको पता है। ब्रिटेन के चांसलर प्रिंस चार्ल्स। हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति का याद रखिएगा गोटबाया राजपक्षे, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के। बोल्सोनारो जो कि पिछली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, एक प्रश्न पूछा भी था जुडिशरी में। इसके बाद विन मिथ म्यांमार के हैं। रक्षा मंत्री का नाम आप याद कर लें तो अच्छी बात है, फ्लोरेंस पेरी फ्रांस के, और माइक पोम्पियो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, जो कि काफ़ी चर्चा में थे, भारत की यात्रा भी इन्होंने की थी। तो हमने आज पिछले एक साल में जितने भी करंट अफेयर्स थे, जो कि पहले वीडियो में हम आधा कर चुके थे, हमने इस वीडियो में 30% करने की कोशिश की है। हम जब थर्ड कैप्सूल लेकर आएंगे तो बाकी जो फैक्ट्स बचे हुए हैं बिहार से संबंधित उसे, और इतिहास का जो बिहार से विशेष चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें शाहजहाँ पे रिसर्च नहीं करना है, हम शेरशाह पे करेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि शेरशाह से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह से संबंधित अगर फैक्ट याद करेंगे तो बिहार के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इस तरीके के जो वैसे फैक्ट्स जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बख्तियार खिजली, शेरशाह सूरी, अमर सिंह, कुंवर सिंह, तो इस तरीके के जितने भी फैक्ट्स हैं उसे हम उस वीडियो में कवर करेंगे, जो बिहार में जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए उत्साहवर्धन का कार्य करता है। तो अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो और उपयोगी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।